मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम शीत युद्ध के विस्तार का पंचम चरण का अध्ययन करेंगे और इसमें हम 1963 से लेकर 1979 तक के शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे। 1962 के बाद शीत युद्ध में शीतलता आने लगी। एडवर्ड क्रैंकसा के शब्दों में उष्ण स्थलों का शीतलीकरण हुआ तथा तनाव भरा युद्ध एक ठंडे सह स्थिति में बदल गया। सच्चाई यह है कि इस काल में जहां एक और शीत युद्ध में शीतलता आई, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों में प्रतिद्वंद्विता भी बनी रही। इस काल में शीत युद्ध में शीतलता की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार से हमारे जैसे परमाणु परीक्षण प्रतिशत संधि जो 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने यानी अमेरिका सोवियत संघ ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य आक्रमण, अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 26 जुलाई 1963 को अमेरिका जनता के नाम अपने एक भाषण में कैनेडी ने इस सब संधि को शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा और युगों से विश्व शांति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के मार्ग में एक ऐतिहासिक चिन्ह बताया और संक्षिप्त संधि का मूल्यांकन करते हुए कहा, यह संधि सतयुग लाने वाली नहीं है, यह संघर्षों को कम नहीं करेगी, किंतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है शांति और विवेक की दिशा में, युद्ध से विपरीत दिशा में। इसके बाद में हार्टलाइन समझौता 1963 में हुआ। इस संधि के साथ ही वाशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ। इस संपर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल अथवा आकस्मिक दुर्घटना से पिछड़ने वाले युद्धों के संकट का निर्वहन करना था। इसके बाद में परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। मॉस्को बॉन समझौता सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य 1970 में यह समझौता हुआ और इसने शीत युद्ध की जड़ को समाप्त कर दिया। इस समझौते द्वारा मॉस्को और बॉन ने शक्ति प्रयोग का परित्याग किया और वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया। बर्लिन समझौता 18 माह तक बातचीत करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में अगस्त 1971 में एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार अब पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे। इस तरह पश्चिमी जर्मनी से पूर्व जर्मनी जाने पर भी रुकावट नहीं रहेगी। बर्लिन समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद दो जर्मन राज्यों का सिद्धांत जैसे बड़े राष्ट्रों के मध्य बर्लिन पर जो समझौता हुआ उसके कारण शीत युद्ध की उग्रता में कमी नहीं आई। इसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश किए। 19 नवंबर 1972 को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बॉन में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप इन दोनों जर्मन राज्यों के बीच पिछले 23 वर्षों से चलती आ रही तनातनी समाप्त हो गई। दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया और अनेक मानवीय क्षेत्रों में सहयोग करने का वादा किया। 1973 में दोनों जर्मन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई। इसके पश्चात यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 1973 तक फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूरोप के 35 राज्यों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यूरोपीय राज्यों के इस सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करके शीत युद्ध का अंत करना और सुरक्षा की नई भावना पैदा करना था। द्वितीय सुरक्षा सम्मेलन, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो नवंबर 1970 को व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा तनाव कम करने के ही प्रयत्नों का परिणाम था। व्लादिवोस्तोक में राष्ट्रपति फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेजनेव की यह मुलाकात तथा उसमें सामरिक अस्त्र परिशमन समझौते की रूपरेखा तैयार करना
शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा। इसके बाद में हम तृतीय जो यूरोपीय सुरक्षा सहयोग सम्मेलन हुआ था, यूरोपीय सहयोग और सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड में जून 1977 में हुआ। सम्मेलन लगभग 50 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में पूर्व और पश्चिम के बीच सुरक्षा और सद्भाव स्थापित करने के लिए यूरोपीय सहयोग को और दृढ़ बनाने का प्रश्न विचार हुआ। यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक सुझाव दिए गए। इसके पश्चात जो था काल, शीत युद्ध का जो छठा काल था 1980 से लेकर 1989 तक, इस चरण में यानी इस शीत युद्ध के इस चरण में महाशक्तियों के सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंदिता भी चलती रही। इस चरण को युद्ध के अलावा सभी साधनों द्वारा संघर्ष भी कहा गया। कुछ लोग इसे दूसरा शीत युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर तथा नया शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वॉर, यानी दूसरा शीत युद्ध यानी सेकंड कोल्ड वॉर अथवा नया शीत युद्ध यानी न्यू कोल्ड वॉर भी कहते हैं। वैसे तो नए शीत युद्ध का प्रारंभ राष्ट्रपति रीगन की सत्ता में आते ही अमेरिका को पूर्ण कार्य करने पर लगने, अस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देने, मित्र राष्ट्र को पूर्ण शस्त्रीकरण करने, शस्त्रों की होड़ को तेज करने और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनाने की घोषणा से माना जाता है। तथापि इससे पूर्व देतांत काल में अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और समस्याओं पर अमेरिका और सोवियत संघ ने अप्रत्यक्ष पक्षों का साथ दिया। उदाहरणार्थ 1971 में बांग्लादेश की स्वाधीनता संघर्ष में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लिया। पश्चिमी एशिया के संघर्ष में अमेरिका ने इजराइल की पीठ थपथपाई तो सोवियत संघ ने अरबों का पक्ष लिया। 1969 में जब पश्चिमी जर्मनी ने राष्ट्रपति के चुनावों का पश्चिमी बर्लिन में संपन्न कराने का निश्चय किया तो पश्चिम और पूर्व में पूर्ण गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। 1975 में अंगोला में दोनों पक्ष अमेरिका और सोवियत संघ ने विरोधी गुटों का साथ दिया। सोवियत संघ ने क्यूबा से मिलकर अंगोला में अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका के यूनिटा को समर्थन देने के संयुक्त प्रयासों को विफल किया था। 1977 में इथोपिया सोमालिया, सोवियत संघ ने सोमालिया के विरुद्ध इथोपिया को हथियार दिया और अमेरिका ने सोमालिया की सहायता की। रोडेशिया में पश्चिमी शक्तियां इयान स्मिथ का समर्थन करती थी और सोवियत संघ देशभक्त मोर्चे का समर्थन करता था। पश्चिमी देश दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति का समर्थन करते और सोवियत संघ इसका कट्टर विरोधी रहा। राष्ट्रपति कार्टर ने क्यूबा में सोवियत सेना की उपस्थिति पर चिंता प्रकट की। इससे पूर्व वाशिंगटन में हुए नाटो शिखर सम्मेलन कार्टर ने वार्शा शक्तियों की सैनिक क्षमताओं की चर्चा करते हुए नाटो शक्तियों का आधुनिकीकरण करने पर जोर दिया। 1969 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप पर अमेरिका ने बहुत बवाल मचाया। राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरे की संज्ञा दी। राष्ट्रपति कार्टर के शासनकाल के उत्तरार्ध के दिनों में सोवियत संघ के साथ संबंधों में निरंतर बिगाड़ का कारण जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां पैदा हो गई, उससे अमेरिका और सोवियत संघ में एक प्रकार के शीत युद्ध का नवीनीकरण हो गया। सन 1983 के मध्य में दक्षिण कोरिया के विमान को सोवियत संघ द्वारा मार गिराए जाने की अमेरिका में सबसे तीखी प्रतिक्रिया हुई। अमेरिका ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया की। मध्य सितंबर 1983 को में आरंभ हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए सोवियत विमान में आने वाले वहां के विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको को अमेरिका ने आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता प्रकट कर दी। इस पर सोवियत संघ की सरकार ने यह मांग की कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को अमेरिका से हटाया जाए। सन 1986 में अमेरिका स्टार वार कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी जवाबी कार्रवाई आरंभ कर दी। फरवरी 1987 में सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करते हुए परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि 1987 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो वह भी इसे पुनः शुरू कर देगा। 1988 के प्रारंभ में राष्ट्रपति रीगन द्वारा कांग्रेस को प्रस्तुत दस्तावेज यह संकेत देते थे कि संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के प्रति अविश्वास अब भी अमेरिका की राष्ट्रीय नीति का आधार बना हुआ था। यानी हम शीत युद्ध के द्वितीय महायुद्धों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। 1962 में क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध में शीतलता या नरमी आने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी और सोवियत प्रधानमंत्री खुर्शियोव ने विवेक से कार्य करते हुए दुनिया
को तीसरे विश्व युद्ध से उबार लिया। जहां अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया, वहां सोवियत संघ ने क्यूबा से प्रक्षेपास्त्रों को हटाने का आश्वासन दिया, जिन्हें बाद में वहां से हटा दिया गया। आगे चलकर सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में द्वितांत की शुरुआत हुई। द्वितांत से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी रिश्तों में तनाव शैथिल्य और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती मैत्रिता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहस्तित्व की भावना का विकास। द्वितांत संबंधों को इस युग में सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, मास्को बॉन समझौता 1970, बर्लिन समझौता 1971, यूरोपीय सुरक्षा सहयोग सम्मेलन 1976, साल्ट वार्ता 1972 की साल्ट फर्स्ट और संधि और 1979 की साल्ट द्वितीय संधि आदि प्रमुख उपलब्धियां कही जा सकती है। परंतु 1978 की अनेक घटनाओं ने द्वितांत भावनाओं को ऐसे झटका दिया कि यदि उसका अंत नहीं हुआ तो वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवश्य हो गई। महाशक्तियां पूर्ण शीत युद्धकालीन भाषा का प्रयोग करने लगी और शास्त्रों की होड़ पूर्ण तीव्र गति से बढ़ने लगी। टकराव के पूर्ण विविध केंद्र उत्पन्न हो गए। एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। इस नए शीत युद्ध की शुरुआत 1980 से मानते हैं। 80 से 89 के बीच के कार्यकाल का हम कह सकते हैं। इसमें हम सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना पाया है, जिसमें द्वितांत के युग में सोवियत संघ परमाणु और नौसैनिक शक्ति में अमेरिका की बराबरी करने का प्रयत्न कर रहा था। जब अमेरिकी वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था, तब सोवियत संघ ने परंपरागत अस्त्रों और अंतरिक्ष में अमेरिका से आगे निकलने की सफल चेष्टा की। अब सोवियत संघ अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में था। उसके समुद्री जहाज सातों समुद्रों के गश्त लगाने लगे। अमेरिकी सोवियत संघ की सर्वोपरि स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकता था। रीगन का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना। नवंबर 1980 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिकी जनता ने जब एक बाज हॉक को व्हाइट हाउस की गद्दी प्रदान की तो नए शीत युद्ध की खूबसूरत अनुभव किया। नए शीत युद्ध की गर्मी को सर्वत्र अनुभव किया जाने लगा। दक्षिणपंथियों कट्टर रूढ़िवादियों के हाथ व्हाइट हाउस की बागडोर उग्र आक्रामक नीतियों का संकेत था। रिगन ने सत्ता में आते ही अमेरिका को पूर्ण कार्य करने पर लगाने, शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देने, मित्र राष्ट्रों का पुनः सशस्त्रीकरण करने, शस्त्र प्रतिस्पर्धा को तेज करना और सोवियत संघ के प्रति उग्र नीति अपनाने की घोषणा करके पहले से ही शुरू हुए नए शीत युद्ध की अग्नि में घी की आहुति दी। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत संघ अमेरिकी होड़। अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ का सिलसिला पिछले 3 दशकों से जारी था। जिस दिन पहला स्पुतनिक छोड़ा गया था, उसी दिन इस होड़ की भी शुरुआत हो गई थी। सोवियत संघ अमेरिका दोनों ने यह प्रचार किया कि उनके अंतरिक्ष अनुसंधान मानव जाति के कल्याण के लिए है। वास्तव में दोनों की नीयत साफ नहीं थी। दोनों का यह आशंका हमेशा रही कि दूसरा अंतरिक्ष अनुसंधान में कहीं बाजी ना मार ले जाए, इसलिए दोनों एक दूसरे पर कड़ी नज़र रखने लगे, यानी शीत युद्ध में रखने लगे। और पहले साधारण उपग्रह, फिर संचार उपग्रह, फिर अंतरिक्ष में प्रयोगशाला, तो दूसरी और मनुष्य को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रखकर प्रयोग करने में समर्थ बनाने का प्रयास। एक और स्पेस शटल तो दूसरी ओर अंतरिक्ष स्टेशन। एक ने आदमी को चंद्रमा पर भेजकर वहाँ की मिट्टी और चट्टानें मंगाकर दुनिया को हतप्रभ कर दिया, तो दूसरे ने यंत्र द्वारा चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानें लाकर दिखा दी। एक ने बृहस्पति और शनि की खोज के लिए यान भेजा, तो दूसरे ने अंतरिक्ष में कारखाने खोलने की तैयारी शुरू कर दी। कहा गया कि अंतरिक्ष यान इस ब्रह्मांड की गुत्थी को सुलझाने में मदद करेंगे, तो दूसरे ने प्रचार किया कि अंतरिक्ष कारखानों में ऐसी उपयोगी चीजें तैयार की जाएंगी जिन्हें धरती पर बनाना संभव नहीं है। अमेरिका के सैन्य संवाद का 80% उपग्रहों के माध्यम से ही होता है। दिन प्रतिदिन उपग्रहों पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। 1988 तक 18 उपग्रहों का एक ऐसा समूह स्थापित करना चाहता था जो संसार के किसी भी हिस्से में विमान, जहाजों, फौजियों को बिल्कुल ठीक स्थिति में बता सके। इसके लिए उपग्रहों पर परमाणु घड़ियां लगाने की बात कही जाने लगी। लेजर संचार उपग्रहों ने पनडुब्बी में बैठे योद्धा समुद्र की गहराई में रहकर वार्ता करने लगे। सोवियत संघ भी पीछे नहीं था। 18 जून 1982 को उसके कॉस्मॉस 1379 उपग्रह मारक उपग्रह ने अंतरिक्ष में जाकर 12 दिन पूर्व छोड़े गए कॉस्मॉस यान का रास्ता रोक लिया। पृथ्वी से 950 किलोमीटर ऊपर उपग्रह मार्क
मारक अस्त्र की स्थापना की दिशा में सब पहला कदम था। उपग्रह मारक उपग्रह के इस निर्देशन के कुछ ही घंटों में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में 2 ICBM का एक मध्यम दूरी का SS-20 प्रक्षेपास्त्र, एक पनडुब्बी प्रक्षेपास्त्र, प्रेषित प्रक्षेपास्त्र और 2 बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रॉकेट छोड़कर खौफनाक युद्ध का माहौल बना दिया। सोवियत संघ की इस अंतरिक्षीय उपलब्धि के बाद अमेरिका भूल चुका, भला चुप कैसे बैठ सकता था। उसने भी रफ्तार से अपनी उपग्रह मारक प्रणाली तैयार कर ली। 14 सितंबर 1985 को अपना पहला उपग्रह मारक परीक्षण कर डाला। यहाँ हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान का लाभ मनुष्य को मिला है। संचार उपग्रह के रूप में अनुसंधान वरदान है, लेकिन यह भी सच है कि सोवियत संघ और अमेरिका ने अब तक जितने भी उपग्रह छोड़े उनमें से 75% उपग्रह सैनिक उपयोग के लिए हैं थे। उनका इस्तेमाल एक दूसरे की सैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए दोनों देश जो भारी धनराशि खर्च कर रहे थे, उनकी एक 3/4 राशि सैन्य प्रयोजन पर खर्च होती थी। इन तमाम उपग्रहों से दोनों देशों को एक दूसरे की गतिविधियों का पता रहा, और जहां एक देश को आभास हुआ कि वह किसी बात में पिछड़ रहा है तो वह अपनी गति तेज कर देता। इसके बाद में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, यानी अफगानिस्तान में सौर क्रांति का सफल होना और काबुल की सत्ता साम्यवादियों के हाथ में आना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। 27 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ ने जिस तत्परता से अफगानिस्तान में कार्रवाई की, उससे न केवल अमेरिकी अपितु संपूर्ण विश्व चौंक गया। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से अमेरिकी हड़बड़ा उठा। उसने सोवियत हस्तक्षेप की न केवल निंदा की, अपितु सीनेट में SALT II पर बहस को स्थगित कर दिया। हॉटलाइन पर तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने सोवियत नेताओं से बातचीत में कड़े शब्दों में प्रयोग किया। सोवियत संघ को अनाज देने, तेल की खोज के लिए अत्याधुनिक संयंत्र और तकनीकी जानकारी देने के फैसले को बदल दिया तथा 1980 में होने वाले मॉस्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया। अमेरिका की ये कार्रवाई दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बढ़ता हुआ सोवियत प्रभाव, यानी हिंद चीन में सोवियत प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। वियतनाम की सफलताओं से कंबोडिया और लाओस के साम्यवादियों को बल मिला। हैंग सामरिन ने वियतनाम से समर्थन और सैनिक सहायता प्राप्त करके 7 जनवरी 1979 को पोल पॉट के खेमर शासन का तख्ता पलट दिया। इससे न केवल चीन नाराज हुआ, अपितु अमेरिका भी हड़बड़ा उठा, क्योंकि वियतनाम के माध्यम से सारे हिंद चीन में सोवियत संघ के प्रभाव के फैलने की संभावना बढ़ गई। हिंद चीन में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए चीन और अमेरिका ने संयुक्त मोर्चा बना लिया। अमेरिका प्रेरणा पाकर वियतनाम को सबक सिखाने के उद्देश्य से चीन ने 17 फरवरी 1979 को वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने वियतनाम को सोवियत संघ की गोद में धकेल दिया। यूरोप में मध्यम मार्च प्रक्षेपास्त्रों को उलझा सवाल जो है, सोवियत संघ ने यूरोप में SS-20 प्रक्षेपास्त्रों को लगाने का निर्णय लिया। इससे नाटो देशों को डर था कि सोवियत रूस द्वारा लगाए जा रहे प्रक्षेपास्त्रों के कारण उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो 162 प्रक्षेपास्त्र थे, वे सोवियत संघ के 340 नए SM-20 और तथा 260 पुराने SS-4 और 5 प्रक्षेपास्त्रों के मुकाबले बहुत हल्के थे। अतः दिसंबर 1979 में फैसला लिया गया कि अमेरिका से नई पीढ़ी के जानदार प्रक्षेपास्त्र मंगाकर पश्चिमी यूरोप के नाटो देशों में लगाए जाए। उनकी संख्या 572 हो और 108 तो होंग पार्सिंग 2 और 464 होंग क्रूज और 162 पहले से ही थे। सोवियत संघ के लिए काफ़ी चिंतास्पद बात हो गई कि एक और परमाणु आयुधों से लैस शक्तिशाली देशों के पास इस सर्वनाशकारी अस्त्रों का जखीरा बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर महाशक्तियों के बीच सनातनी की बिजलियां कौंध रही थी। नवंबर 1983 में जब सोवियत संघ ने यूरोप के मध्यम मार्ग परमाणु प्रक्षेपास्त्रों में कटौती को लेकर चल रही वार्ता पर बहिष्कार किया, तो महाशक्तियों का तनाव और बढ़ गया। स्टार वार्स अंतरिक्ष युद्ध परियोजना। स्टार वार्स ये नाम भी कुछ अजब रहस्यमय और कल्पना की उड़ान सा लगता है। 23 मार्च 1983 को राष्ट्रपति रिगन ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए स्टार वार्स संबंधी घोषणा की। स्टार वार्स यानी अरबों डॉलर से निर्मित हो रही अमेरिका की नई प्रतिरक्षा परियोजना। अनुसंधान का उद्देश्य था हमला रोकने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा
कि हाल में विकसित टेक्नोलॉजी के उपयोग के तरीके खोजना ताकि अमेरिका अपनी और अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा कर सके। स्टार वार्स अभियान के तहत लगभग 2000 युद्ध यान अंतरिक्ष में तैरेंगे और आधुनिकतम आयुधों से घुसपैठ या प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करेंगे। नए अस्त्रों की खोज जारी थी। एक तरीका था न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन कणों से युक्त सशक्त प्लाज्मा किरणों का प्रयोग। प्लाज्मा किरणें शक्तिशाली से शक्तिशाली लेजर किरणों से भी कई 100 गुना प्रभावशाली होती हैं। प्लाज्मा किरणों के साथ साथ शक्तिशाली एक्स किरणों का भी काम हो रहा था। रिगन के नज़रों में यह एक ऐसा रक्षा कवच था जो शत्रु को बेअसर साबित कर देगा। रोनाल्ड रिगन के व्हाइट हाउस में प्रवेश लेते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया गया। शस्त्रों की होड़ तेज की गई। मित्र राष्ट्रों को विशेषकर पाकिस्तान को F-16 जैसे वायुयान और खतरनाक अस्त्रों से लैस किया गया। नाटो के सुरक्षा बजट में वृद्धि की गई। खाड़ी क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई करने के उद्देश्य से अमेरिकी द्रुतगामी सेना का गठन किया गया। यह हरकतें विश्वास दिलाती थी कि दूसरे शीत युद्ध चल रहा है, यानी कि इराक और ईरान के बीच में युद्ध में एक ने सोवियत संघ ने एक का साथ दिया तो दूसरे ने अमेरिका ने दूसरे का, यानी दो धड़म बट गए इराक ईरान, जो 88 से लेकर 79 से लेकर 88 तक जो युद्ध चलता रहा। दूसरा शीत युद्ध का यानी नया शीत युद्ध की प्रकृति यानी अथवा पुराने और नए शीत युद्ध में भिन्नताएं क्या रही, यानी सोवियत संघ विरोधी न कि सोवियत साम्यवाद विरोधी। पुराना शीत युद्ध साम्यवाद विरोधी था, उसका मूल उद्देश्य साम्यवाद का विरोध था। इसके विपरीत नया शीत युद्ध सोवियत संघ विरोधी था, इसका उद्देश्य सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव का प्रतिरोध करना था। विचारधारा के दायरे से परे पुराना शीत युद्ध विचारधारा के घेरे में लड़ा गया था। उसका दायरा पूंजीवाद बनाम साम्यवाद अथवा लोकतंत्र बनाम सर्वहारातंत्र का अधिनायकवाद था, जबकि नया शीत युद्ध विचारधारा घेरे में नहीं लड़ा जा रहा था। इस शीत युद्ध में साम्यवादी चीन पूंजीवादी अमेरिका के साथ था। नए शीत युद्ध का मुख्य आधार उपयोगिता और न्यस्त स्वार्थ थे, न कि विचारधारा। सोवियत संघ और प्रभाव के विस्तार के प्रति अमेरिका इतना ईर्ष्यालु और सतर्क था कि उसे सीमित करने के लिए साम्यवादी चीन से मित्रता करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। नए शीत युद्ध के नए अभिकर्ता पुराने शीत युद्ध के मुख्य पात्र अमेरिका और सोवियत संघ थे, जबकि नए शीत युद्ध के मुख्य पात्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस थे तो दूसरी तरफ अकेला सोवियत संघ था। यानी इस युग में जो अन्य देश भी सम्मिलित थे वो भी कम हो गए और एक साइड में ज़्यादा हो गए, यानी प्रतिस्पर्धा का नया सत्र चालू हो गया। यानी पुराने शीत युद्ध में महाशक्तियों को प्रतिद्वंद्विता का मुख्य क्षेत्र यूरोप था। यद्यपि सीटो सेंटो जैसे संगठन बनाए गए थे, परंतु उस काल में नाटो संगठन ही लावा उगलता रहा। नए शीत युद्ध काल में लावा उगलने वाले मुख्य क्षेत्र थे फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद महासागर थे। नए शीत युद्ध के सहभागी बनने में यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट, यानी पुराने शीत युद्ध में शामिल होने के लिए यूरोपीय देश मजबूत थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण में के लिए वे अमेरिका पर निर्भर थे, अतः उनके लिए अमेरिकी विदेश नीति का अनुसरण करना अपरिहार्य था। अब स्थिति काफी बदल गई थी। फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी विदेश नीति के पिछला बनकर नहीं रह सकते थे। न्यूट्रॉन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट कर लेने से फ्रांस अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं था। पश्चिमी जर्मनी आर्थिक दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर था, अपितु तो औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में था। यही कारण था कि पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ में व्यापार द्रुत गति से बढ़ रहा था। पुराना शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का प्रेरक था, तो नया शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का विभेदीकरण, यानी प्रथम शीत युद्ध काल में निर्गुट आंदोलन का अभ्युदय हुआ। निर्गुट आंदोलन का उद्देश्य महाशक्तियों के मध्य सेतुबंध का कार्य करना था। दूसरे शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्र स्वयं गुटबंदी के शिकार होते जा रहे थे और निर्गुट मंच पर कुछ देश अमेरिका की तरफदारी करने लगे तो कुछ देश सोवियत संघ की तरफदारी। महाविनाशकारी शस्त्रों के भंडार में से लड़ा जाने वाला युद्ध हो गया। दूसरा शीत युद्ध महाविनाशकारी शस्त्रों के जमाव और भंडारण के भय और मानसिक तनाव उत्पन्न करके लड़ा जा रहा था। महाशक्तियां प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति के बजाय एजेंटों के माध्यम से प्रॉक्सी वार युद्ध करते थे। डॉक्टर के सुब्रमण्यम
ने अपनी पुस्तक द सेकंड कोल्ड वॉर में इस संदर्भ में स्पष्ट लिखा था, प्रॉक्सी वार के संदर्भ में। इसके बाद पहला शीत युद्ध सोवियत मजबूरी था तो दूसरा शीत युद्ध अमेरिका मजबूरी। यानी पहला शीत युद्ध स्टालिन की उग्र आक्रामककारी नीतियों का परिणाम था। स्टालिन सोवियत शक्ति में वृद्धि करना चाहता था ताकि वह अमेरिका के समान एक महाशक्ति बन सके। दूसरा शीत युद्ध अमेरिका मजबूरियों का परिणाम था। अतः अमेरिकी औद्योगिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और जापान के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकता था। अतः विश्व में शस्त्रों का निर्यात करना चाहता था, क्योंकि यही एक ऐसा उद्योग है जहां उसे पश्चिमी देशों की प्रतिद्वंद्विता सहन नहीं करनी पड़ती। शस्त्र उद्योग का विकास अमेरिका की आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु आवश्यक माना जा रहा था। इसलिए अमेरिका नाटो के सैनिक के बजट में वृद्धि करना चाहता था, मित्र राष्ट्रों का सशस्त्रीकरण चाहता था। इसलिए उसने साल्ट वार्ताओं को स्थगित कर दिया और द्वितांत को तिलांजलि देने की तैयारी में था। जर्मन और जापान आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दे रहे थे। विकासशील जो निर्कुट देश थे उसे राजनीतिक क्षेत्र में चुनौती दे रहे थे। आर्थिक और राजनीतिक, तकनीकी और चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका सैनिक शक्ति का निर्माण, मिलिट्री बिल्डअप की नीति अपना रहा था। जो दूसरा शीत युद्ध था, दूसरे शीत युद्ध की कालावधि की प्रमुख घटनाओं में हम कह सकते हैं, जैसे कब शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है कि शुरुआत 1978 के मध्य से हो चुकी थी। 1978 से चालू हो चुकी थी। 1978 से राष्ट्रपति कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजेंस्की ने अपनी पुस्तक पावर एंड प्रिंसिपल्स में लिखा कि सन 1978 में सोवियत संघ ने इथियोपिया में क्यूबाई सैनिकों को भेजा था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने अमेरिका की ओर से बैरियर टास्क फोर्स भेजने की बात कही थी। अफगानिस्तान में सोवियत सक्सेस से अपने साल्ट वार्ता के कफन में अंतिम कील मार दी। 1975 में एंग्लो में सोवियत संघ ने क्यूबा में से मिलकर MPLA का साथ दिया था, जब अमेरिका ने यूनिटा का साथ दिया। अंगोला में अंतिम विजय क्यूबा सोवियत संघ द्वारा समर्पित MPLA की हुई। 1978 में सोवियत संघ और क्यूबा ने मिलकर इथियोपिया के ओगादान क्षेत्र में सोमालिया के आक्रमण को विफल कर दिया। दिसंबर 1979 में जैसे ही अफगानिस्तान में सोवियत सेना पहुंची, राष्ट्रपति कार्टर ने इसका प्रबल विरोध किया। अमेरिकी सीनेट ने साल्ट II का बहस रुकवा दी और सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए खाड़ी सिद्धांत, द्रुतगामी प्री-नियोजन सेना, सीमित परमाणु आक्रमण सिद्धांत का निर्माण किया। खाड़ी सिद्धांत का निर्माण 24 जनवरी 1980 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने कांग्रेस को भेजे गए अपने वार्षिक संदेश में किया था। उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए गंभीर खतरे की संज्ञा दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयास को अमेरिका के आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जाएगा। उसे सैनिक शक्ति सहित किन्हीं आवश्यक साधनों द्वारा खदेड़ दिया जाएगा। कार्टर की यह चेतावनी खाड़ी सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। द्रुतगामी परियोजना सेना, रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स का निर्माण मूलतः खाड़ी सिद्धांतों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। यदि सोवियत संघ फारस की खाड़ी के किसी देश में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है तो यह सेना उसे तत्काल खदेड़ने का प्रयत्न करेगी। सीमित परमाणु आक्रमण शक्ति सिद्धांत के अनुसार अमेरिका सोवियत संघ द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश में आयोजित युद्ध को परंपरागत युद्ध के आधार पर नहीं लड़ेगा, अपितु विशिष्ट सोवियत निशानों पर स्वयं सीमित परमाणु आक्रमण का सहारा लेगा। ऐसा कहा जाता है कि केनेडी मैकनामारा टीम ने 1960 के दशक में शस्त्रों के निर्माण का जो कार्यक्रम बनाया था, राष्ट्रपति कार्टर ने उससे भी विशाल स्तर पर शस्त्रीकरण की पहल की। जून 1981 में अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हैग और चीन के विदेश मंत्री हुआंग हुआ की पीकिंग वार्ता के फलस्वरूप विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ। 1980 में मॉस्को में आयोजित ओलंपिक खेलों का अमेरिका और पश्चिम यूरोप के अनेक देशों द्वारा बहिष्कार किया गया। सितंबर 1983 में कोरियाई नागरिक जाम्बो विमान, जिसमें 269 यात्री सवार थे, न्यूयॉर्क से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की सामान्य उड़ान पर सोवियत क्षेत्र से गुजर रहा था। सोवियत वायुसेना के अधिकारियों को विमान की गतिविधियां शायद संदिग्ध लगी। सोवियत सूत्रों के अनुसार विमान बिना बत्तियों के उड़ रहा था। उसकी बनावट बहुत कुछ अमेरिकी जासूसी यान
8 से 135 से मिलती थी। इन संदेशजनक परिस्थितियों में सोवियत संघ ने उस विमान को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त विमान में 55 अमेरिकी नागरिक भी यात्रा कर रहे थे। अतः सोवियत कार्रवाई की बड़ी उग्र प्रतिक्रिया अमेरिका में हुई। अमेरिका ने मामले को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया, जहां अमेरिका समेत अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सोवियत रूस की कड़ी निंदा की। सोवियत संघ की क्षतिपूर्ति की मांग करने के साथ साथ अमेरिका ने कई आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में चल रही सोवियत अमेरिकी वार्ताओं के निलंबन की घोषणा की। दक्षिण कोरिया के विमान को सोवियत संघ द्वारा मार गिराए जाने की अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया हुई। सितंबर 1983 में आरंभ में संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन भाग लेने के लिए सोवियत विमान से आने वाले वहां के विदेश मंत्री ग्रोमिको को अमेरिका ने आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता प्रकट कर दी। इस पर सोवियत संघ की सरकार ने यह मांग की कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को अमेरिका से हटाया जाए। 1983 में अक्टूबर 1983 में अमेरिका ने ग्रेनेडा में फौजी हस्तक्षेप किया। अमेरिका का कहना था कि उसने ग्रेनेडा में संभावित सोवियत क्यूबाई सैन्य जमाव को रोकने एवं उस द्वीप में स्थित 1000 अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहां फौजी कार्रवाई की। पश्चिमी दूसरे शीत युद्ध में घी की आपूर्ति का काम किया। सोवियत संघ के कुछ मध्य स्तरीय प्रक्षेपास्त्र पहले ही चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी में स्थापित थे, लेकिन उनकी संख्या प्रस्तावित अमेरिकी यूरोपीय प्रक्षेपास्त्रों से बहुत कम थी। अतः सोवियत संघ ने अमेरिकी यूरोपीय परियोजनाओं का विरोध किया। इस मसले पर सामूहिक वार्ता का प्रस्ताव किया। नवंबर 1981 में जिनेवा में हुई वार्ता विफल रही। 15 से 23 नवंबर 1983 में कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रूज और प्रक्षेपास्त्रों की आमद और स्थापना शुरू हो गई, जिसकी मार्च लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर तक थी। इसके बाद सोवियत संघ ने जिनेवा वार्ता में वॉकआउट कर दिया, यानी कि इस कारण वॉकआउट कर दिया। पूर्वी जर्मनी के नेता होनेकर 26 सितंबर 1984 को पश्चिमी जर्मनी जाते जाते रुक गए। क्रेमलिन ने यात्रा की स्वीकृति नहीं दी। कार्यक्रम बनते वक्त भी क्रेमलिन ने मना कर दिया, पर होनेकर ने गंभीरता से नहीं लिया। सोवियत दबाव बढ़ता गया, आखिर यात्रा रद्द कर देनी पड़ी। पिछले दशक के द्वितांत पर सोवियत संघ की मुहर थी, इसलिए उस वक्त का मेल मिलाप क्रेमलिन की छूट से ही था। द्वितांत अब ठंडे बस्तर में था। अप्रैल 1986 में पूरी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की 11वीं कांग्रेस में सोवियत नेता गोर्बाचोव ने अमेरिका द्वारा लीबिया के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया की। सन 1986 के उत्तरार्ध में अमेरिकी स्टार वार्स कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। सोवियत वैज्ञानिकों की एक विशेष समिति ने कहा कि अमेरिकी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी दोनों तरफ के उपाय किए जाएंगे। प्रतिरोधी कार्रवाई के अंतर्गत छोटे प्रक्षेपास्त्रों, अंतरिक्ष विस्फोटकों और उच्च क्षमता वाले लेजर शस्त्रास्त्रों का विकास किया जाएगा। 26 फरवरी 1987 को, यानी 1.5 वर्ष बाद, सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया। उसने अपना अंतिम परीक्षण 25 जुलाई 1985 को किया था। उसने अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि 1987 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो वह भी इसे पुनः शुरू कर देगा। 7 सितंबर 1987 को पूर्व जर्मनी का नेता होनेकर ने पश्चिम जर्मनी की यात्रा आरंभ कर दी। तो यात्रा से पूर्व सोवियत संघ ने पश्चिमी जर्मनी को चेतावनी दी कि वह दोनों जर्मनी के विचार और व्यवहार के बारे में श्री होनेकर से कोई वार्ता न करे, न पूरी जर्मनी को वार्सा पैक्ट संगठन से अलग करने का प्रयास किया जाए। सन 1988 के आरंभ में राष्ट्रपति रीगन द्वारा कांग्रेस को प्रस्तुत दस्तावेज यह संकेत करते हैं कि सोवियत संघ के प्रति अविश्वास अब भी अमेरिका की राष्ट्रीय नीति का आधार बना हुआ था। जून 1988 की रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता में स्टार्ट संधि के बारे में कोई प्रगति नहीं हो सकी। रीगन ने मॉस्को प्रवास के दौरान रूसी असंतुष्टों से भेंट की और मानव अधिकारों का प्रश्न उठाया। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोर्बाचोव ने कहा कि यह सोवियत संघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। यानी द्वितीय शीत युद्ध को शुरू करने के अमेरिका के उद्देश्य क्या रहे? इसमें यह था कि गोर्बाचोव ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति कार्टर और रोनाल्ड रीगन जो थे, उग्र नीतियाँ जिनकी रही। दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका ने निम्न उद्देश्य बनाए कि सोवियत संघ की शक्ति एवं प्रभाव का विस्तार को रोकना था। अफगानिस्तान को सोवियत संघ का वियतनाम
बनाना से रोकना था, शस्त्र बेचकर डॉलर कमाना ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार, उसके अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अमेरिकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में बनाए रखा जाए। दूसरे शीत युद्ध का परिणाम क्या रहा कि द्वितांत को क्षति पहुंची थी, तो शीत युद्ध ने द्वितांत को क्षति पहुंचाई। क्यूबाई संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा संवाद हॉटलाइन के जरिए प्रारंभ हुआ था। 1962 के 10 वर्षों की प्रतिस्पर्धा सहकारिता में वृद्धि हुई और साल्ट वार्ताओं और जेनेवा शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला के जरिए इसका क्रमशः विस्तार हुआ। द्वितांत की चरम परिणति हेलसिंकी समझौते में हुई। वियतनाम युद्ध की कटुता और पश्चिमी एशिया के संकट का दबाव तनाव देखकर भी द्वितांत बरकरार बना रहा, परंतु दूसरे शीत युद्ध के लक्षण को उजागर होने के बाद महाशक्तियों के संवाद निरर्थक सिद्ध हो गए। ना तो साल्ट वार्ताएं समझौते अनुमोदित हुआ, ना ही हेलसिंकी भावना का विस्तार हुआ। तनाव केंद्रों का स्थानांतरण हो गया। पुराने शीत युद्ध के पुरुषों में तनाव के जाने माने पहचाने केंद्र बिंदु थे। इनमें अधिकतर यूरोप के हृदय स्थल में उपस्थित थे। अब ये तनाव केंद्र भी अफगानिस्तान, कंपूचिया, निकारागुआ और अल सल्वाडोर आदि दोस्त प्रदेश थे। निःशस्त्रीकरण को क्षय पहुंचा। द्वितांत के साथ अभिन्न रूप से निःशस्त्रीकरण की प्रगति जुड़ी हुई थी। परमाणु अस्त्रों का परीक्षण पर रोक लगा था। परमाणु अप्रसार संधि थी। साल्ट वार्ताएं हुई आदि ने द्वितांत के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार किया था, किंतु दूसरे शीत युद्ध ने ये सब छिन्न भिन्न हो गया। दूसरे शीत युद्ध की मानसिकता ने परमाणु ही नहीं, पारंपरिक शस्त्रों के मामले में निःशस्त्रीकरण को नुकसान पहुंचाया। स्टार वार्स की परियोजना को इस युग की शस्त्रों की होड़ का अब तक का सबसे खतरनाक उदाहरण माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शीत युद्ध काल में शांतिपूर्ण प्रतिद्वंद्विता का स्थान आक्रामक राजनीतिक सैनिक प्रतिद्वंद्विता ने ले लिया। युद्ध मनोदशा और युद्ध अनुवाद का आरंभ हुआ। पुराने सैनिक अड्डों का विस्तार हो गया। नए सैनिक अड्डों की खोज की जाने लगी। नए शस्त्रों की खोज की जाने लगी। द्रुतगामी नियोजित सेना की स्थापना हुई। इसी मनोवृत्ति का उपयोग करते हैं द्वितीय शीत युद्ध। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे कल